से इसमें इसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे आईसी इंजन से वो रहेंगे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आईसी इंजन में यदि प्रवेश होने वाली वायु का तापमान कम हो जाता है तब उसकी दक्षता क्या होगी? तो उसकी दक्षता क्या होगी? उसकी दक्षता बढ़ जाती है। सपोज दैट किसी इंजन में अगर हमारी एयर इंटेक कर रही है और उसका क्या टेम्परेचर कम है, तो मैकेनिक तो क्या होगा, उसका उसकी जो इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इफिशियंसी कम हो जाती है। क्योंकि क्या देखिए, जो एयर का टेम्परेचर कम होगा, अगर जो ठंडी वायु होती है, जो यानी कि जो कूल्ड एयर होती है, तो उसको कंप्रेस करना आसान होता है। ठीक है, उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और अच्छी तरह से कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो हमारी एयर जो इंटेक कर रही है, अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, इंजन की दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी कि जो हमारी कूल्ड एयर है उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है और अच्छे से कंप्रेस हो सकती है। इसीलिए अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पर एयर हमारी इंजन में इंटेक करेगी, तो हमारे इंजन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी एक फोर स्ट्रोक चक्र इंजन से क्या होती है? कम होती है हमेशा। देखिए, जो थर्मल इफिशियंसी होगी टू स्ट्रोक इंजन की, वो फोर स्ट्रोक इंजन से हमेशा कम होगी। क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन एक तो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, और उसकी न बल्कि थर्मल इफिशियंसी बल्कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी फोर स्ट्रोक की ज़्यादा होती है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा, टू स्ट्रोक इंजन की यांत्रिक दक्षता एक फोर स्ट्रोक इंजन से होती है। देखिए, एक तो होता है हमारा थर्मल एफिशिएंसी, होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, और एक होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी, जो टू स्ट्रोक इंजन की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा फोर स्ट्रोक इंजन से अधिक होगी। क्यों होगी? देखिए, जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन में हमारे क्या होती है, टू स्ट्रोक में एक हमारा राउंड कंप्लीट होता है, वहीं फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक में एक राउंड कंप्लीट होता है। यानी कि टू स्ट्रोक इंजन में क्रेंक शाफ्ट हमारा क्या करती है, एक चक्कर लगाती है और हमें तभी क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। वहीं हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में क्रेंक शाफ्ट फोर स्ट्रोक में टू चक्कर लगाती है, यानी कि टू राउंड कंप्लीट करती है, और टू राउंड कंप्लीट करने के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंजन में वाल्व नहीं होते, तो किस इंजन में वाल्व नहीं होते? तो टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते। अब बताएंगे उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? टू स्ट्रोक इंजन में आपके होते हैं पोर्ट्स होते हैं। एक आपका इनलेट पोर्ट्स होता है, एक आपका एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। ठीक है, तो दो पोर्ट्स होते हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फोर स्ट्रोक इंजन में इंजन की गति और चक्र प्रति मिनट है, इंजन की गति चक्र प्रति मिनट है एंड चक्र प्रति मिनट है, तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी? ठीक है, फोर स्ट्रोक इंजन में यदि इंजन की गति एंड चक्र प्रति मिनट है तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी? यहाँ पे थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है, तो क्या होगी वो? अभी देखो, इंजन की जो गति है वो चक्र प्रति मिनट है, तो क्रैंक शाफ्ट की गति क्या होगी? तो क्रैंक शाफ्ट की गति n/2 होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा n/2 होती है। मैंने बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट फोर स्ट्रोक इंजन में यानी कि चार स्ट्रोक के बाद दो राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, तो अगर इंजन की गति चक्र प्रति मिनट है तो क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट की गति उसकी हमेशा आधी होगी। ठीक है, यानी कि क्या होगी, n/2 होगी। फोर स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल पूरी होती है। देखो, फोर स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल पूरी होती है क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर में क्या होती है, फोर स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। जब क्रैंक शाफ्ट हमारे दो चक्कर लाएगी तब हमें क्या होगा, हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, तो तभी क्या होगा, हमारी वर्किंग साइकिल कंप्लीट बन जाती है जब हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पार्क प्लग के बीच में गैप होता है। स्पार्क प्लग जो होता है ना, उसके बीच में कितना गैप होता है? उसमें गैप होता है हमारा 0.3 से 0.7 मिमी का। ठीक है, जहाँ पे हमारा स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग और स्पार्क के बीच जो गैप होता है ना, वहाँ पे वो होता है 0.3 से 0.7 mm का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पार्क प्लग की बॉडी किस धातु की बनी होती है? ठीक है, इंसुलेटिंग मेटल की बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी कौन किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है एलुमिना की। ठीक है, जो हमारी स्पार्क प्लग की बॉडी होती है वो हमारी एलुमिना की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आईसी इंजन में इंजन सिलेंडर के दहन कक्ष में जली गैसों को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उसे जाना जाता है स्कैवेंजिंग द्वारा। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे इंजन में हमारा फोर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो कुछ ना कुछ उसमें गैसेस रह जाती है, 100% गैसें बाहर नहीं निकल पाती। तो अगर हमें जो हम सारी गैसों को जो
जलीय गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो किसके नाम जान जाती है, वो जान जाती है स्कैवेंजिंग के नाम से। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो ये प्रोसेस होती है हमारी स्कैवेंजिंग, ये केवल और केवल टू स्ट्रोक इंजन के ही अंदर होती है। तो टू स्ट्रोक इंजन में हमारी स्कैवेंजिंग प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसें, जलीय गैसें क्या होती है, अंदर रह जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम जलीय गैसों को जो हम बाहर निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। स्कैवेंजिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है, देखिए टू स्ट्रोक इंजन से। जो हमारी स्कैवेंजिंग प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, टू स्ट्रोक इंजन से स्कैवेंजिंग प्रक्रिया हमारी संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भाग डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए समान होता है, तो कौन सा भाग होता है, तो होता है निकास साइलेंसर। ठीक है, निकास साइलेंसर दोनों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक इंजन का मुख्य शाफ्ट क्या होता है जो पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है। एक इंजन का मुख्य शाफ्ट क्या होता है जो पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है, तो होता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। अगर आप एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल इंजन क्या करो, डाल दो, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, इग्निशन प्रोसेस नहीं होगी, तो दहन प्रक्रिया उसमें नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान अधिकतम दाब तथा उच्चतम तापमान के लिए कौन सा चक्र सबसे ज्यादा दक्ष होगा, यानी कि एक समान अधिकतम दाब, ठीक है, और उच्चतम तापमान के लिए कौन सा चक्र सबसे ज्यादा दक्ष होगा, तो होगा आपका डीजल चक्र। ठीक है, डीजल चक्र होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डीजल। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्यतः आईसी इंजन की दक्षता होती है, जो हमारी आईसी इंजन की जो दक्षता होती है सामान्यतः कितनी होती है, 30 से 35% होती है। 17 क्वेश्चन है, आईसी इंजन में फ्लाईव्हील का कार्य उद्देश्य है, तो फ्लाईव्हील क्या कार्य करता है, देखो पहला तो सबसे पहला तो जो इसका आंसर है वो ये है कि ये इंजन में कंपन को कम करता है। दूसरा, क्रैंक शाफ्ट में आउटपुट शक्ति को स्थिर रखता है। भाई अगर सपोज दैट मान लें इंजन से हमारी क्या हो रहा है, हमें इंजन ज़्यादा है, हमारी एनर्जी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम बता रहे तो हाँ, जो इसमें क्या होगा, इंजन में अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको इब्जॉर्ब करेगा, और कम होगी तो वापस उसको सेंड कर देगा। मतलब फाइनली बात यह है कि वो क्या करेगा, आपकी क्रैंक शाफ्ट में जो आउटपुट शक्ति होगी उसको क्या करेगा, स्थिर रखेगा। कभी कभी क्या होता है, इंजन में बहुत ज़्यादा, इंजन से बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, आउटपुट आना शुरू हो जाता है, तो उसको फ्लाईव्हील क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब क्या होता है कि उसमें लोड ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, वापस से उस इंजन शक्ति क्या करता है, वापस से उसको एनर्जी को भेज देता है। मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि जब हमारा लोड कम होगा, इंजन पे लोड कम होगा तो क्या होगा, इंजन में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, उस टाइम क्या करेगा, फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब लोड ज़्यादा होगा तो एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको वापस भेज देगा। तो यानी कि फाइनली वो बैलेंस रखता है, यानी क्रैंक शाफ्ट में जो आउटपुट शक्ति होती है उसको क्या करता है, स्थिर रखना, यानी कि एक प्रकार से इंजन की जो आउटपुट है उसको क्या रखना, बैलेंस करके चलना। ठीक है, तो ये है, और इंजन में उससे क्या होगा, कंपन भी कम होगा। जब क्या करेगा, जब आवश्यकता से अधिक एनर्जी आएगी उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आवश्यकता पड़ेगी उसको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, पिस्टनिंग सामान्यतः बनी होती है, तो पिस्टनिंग सामान्यतः किसकी बनी होती है, पिस्टनिंग सामान्यतः बनी होती है हमारी कास्ट आयरन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंजन का वह भाग जो पिस्टन तथा पिस्टन नोड को जोड़ता है क्या कहलाता है, गजन पिन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो पिस्टन है तथा पिस्टन और पिस्टन नोड जुड़ी होती है एक छोटी सी पिन से। देखना आप फिगर में देख सकते हो, तो वहाँ पे एक गजन पिन लगी होती है। ठीक है, तो जो पिस्टन और पिस्टन नोड होती है वो गजन पिन के द्वारा जुड़ी होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अच्छे ध्यान कक्ष की मूलभूत आवश्यकता होती है, यानी कि एक अच्छा जो हमारा कम्बशन चैम्बर होता है उसमें क्या हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो हाई पावर आउटपुट हो, दूसरा उसकी क्या हो, हाई थर्मल इफिशियंसी हो। तो ये दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसी इंजन में कनेक्टिंग रोड किस भाग को जोड़ती है, कनेक्टिंग रोड किस भाग को जोड़ती है, तो जोड़ते हैं पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को। आईसी इंजन में जो कनेक्टिंग रोड होती है वो आपके पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा। अगर आप डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग कर दो तो क्या होगा, तो देखिए जो आपका इंजन होगा वो उच्च नोकिंग के साथ चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पेट्रोल की तुलना में डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है कम, इसीलिए इसीलिए क्या होगा कि जो आपका, अगर आप जब डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दोगे, इसीलिए उच्च नोकिंग के साथ चलेगा, क्योंकि जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल से कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पेट्रोल इंजन की थर्मल दक्षता डीजल इंजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मैंने पहले बताया था कि जो हमारी पेट्रोल की जो थर्मल इफिशियंसी होगी या वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होगी वो डीजल इंजन के कंपैरिजन हमेशा कम होती है, और जबकि मैकेनिकल इफिशियंसी डीजल इंजन से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीजल चक्र की दक्षता निर्भर करती है, तो डीजल चक्र की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी, वो किस पर निर्भर करती है, एक तो कट ऑफ रेशो पर निर्भर करती है, एक हमारा कंप्रेशन रेशो पर निर्भर करती है।
आगे इस पे इसी पे आपका एक फॉर्मूला है, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। तो किस पे निर्भर करती है आपको, कट ऑफ रेशो पे, दूसरा आपका कंप्रेशन रेशो पे निर्भर करती है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अपनी स्टडी में रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑटो साइकिल को जाना जाता है, ऑटो साइकिल को किस जाना जाता है, स्थिर आयतन साइकिल से, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से ऑटो साइकिल को जाना जाता है, क्योंकि वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करती है। कंप्रेशन रेशो होता है, कंप्रेशन रेशो क्या होता है हमारा, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कुल आयतन था क्लियरेंस आयतन का अनुपात होता है हमारा कंप्रेशन रेशो। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट्रोल इंजन कार्य करता है, तो पेट्रोल इंजन किस पे कार्य करता है, आप सभी को पता होगा, ऑटो साइकिल पर हमारा पेट्रोल इंजन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6:10। देखिए जो कंप्रेशन रेशो होता है वो 6:10 होता है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए, ऐसे बता दें कि वो 5:8 होता है, कहीं क्वेश्चन में ऐसे भी अगर 6:10 आया तो ऐसा आ गया 5:8 होता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया रखना है कि इस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली जो होता है कंप्रेशन वो 6 से 10 होता है। वहीं अगर बात की जाए तो डीजल इंजन की, तो डीजल 31 क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कंप्रेशन से उससे ज्यादा होता है, वो होता है 15 से 25 के बीच। 1-2 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन में 1-2 यहाँ पे संख्या अगर आपको डिफरेंस ही मिल जाए तो, लेकिन आपको एक आइडिया रखना है, मान लिया अगर उसने दे दिया 13 से 23 होता है, यानी कि इसके नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, बस इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी, तो आप जो नियरेस्ट क्वेश्चन होगा उसको चूज करें, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन में हमेशा क्या रहती है, सिमिलरिटीज रहती है, क्वेश्चन के आंसर में क्या रहता है, हमेशा सिमिलरिटीज रहती है, और उन सिमिलरिटीज से आपको एक सटीक आंसर चुनना होता है, तो आप वही सटीक आंसर चुनिए जो उनके नियरेस्ट बैठता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में संपीड़न के अंत में दाब लगभग होता है, तो डीजल इंजन के संपीड़न में, ठीक है, यानी कंप्रेशन के लास्ट में कितना प्रेशर होता है, तो लगभग होता है 35 बार, ठीक है, यानी कि 35 बार के आसपास होता है। ये वैल्यूज आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकती है, ठीक है, तो वहां से आप उसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है, डीजल इंजन को के रूप में जाना जाता है, तो डीजल इंजन को किसके रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, वो जाना जाता है कंप्रेशन इग्निशन के रूप में, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन के रूप में, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंप्रेस होती है हमारी, क्या होती है, एयर हमारी कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद क्या होता है उसमें हमारा, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है हमारा, उसमें इग्निशन होता है, और इग्निशन होने के बाद ही हमारे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि उसमें क्या होता है, पेट्रोल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर एक साथ आता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल हमारा एयर ही इंटेक होती है, और उसका कंप्रेशन होता है, वो हाई टेम्परेचर पहुंच जाती है, फिर क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्यूल की बूंदें धीरे धीरे उसमें इंजन के अंदर जाती है, और एयर का टेम्परेचर काफी जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बर्न होता है, और बर्न होने के बाद हमें ये गैसों का दबाव पिस्टन पर पड़ता है, और पिस्टन पर पड़ने के बाद क्या होता है, हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसीलिए डीजल इंजन किसके रूप में जाना जाता है, कंप्रेशन इग्निशन के रूप में जाना जाता है, और पेट्रोल इंजन आपका स्पार्क इग्निशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कमजोर मिश्रण पर डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है, तो जब हमारा वीक मिक्सचर होता है तो उस पर जो उसकी थर्मल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर स्टोक डीजल इंजन में स्क्वेंजिंग दक्षता होती है, फोर स्टॉक इंजन में डीजल इंजन में जो स्क्वेंजिंग दक्षता होती है वो आपकी 95 से 100% के बीच होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेट्रोल इंजन के रूप में जाना जाता है, पेट्रोल इंजन को किसके रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है स्पार्क इग्निशन के रूप में, ठीक है, पेट्रोल इंजन को आपका स्पार्क इग्निशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक अच्छी तरह से डिजाइन इंजन की आयतनिक दक्षता हो सकती है, अगर कोई इंजन अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हो तो उसकी आयतनिक दक्षता हो सकती है, वो आपकी हो सकती है 75 से 90% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, डीजल ईंधन का फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, न्यूनतम 49 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट, एक फायर पॉइंट होता है, एक फ्लैश पॉइंट होता है, ठीक है, फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए आपका, 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि अगर फ्लैश पॉइंट इससे कम होगा तो हो सकता है कि जब आप फ्यूल डालोगे तो आप बर्न ना हो पाए, उससे पहले ही उसका इवेपोरेशन हो जाए, तो यानी कि कम से कम जो आपका फ्लैश पॉइंट है 49 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, जो उसका फ्लैश पॉइंट है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 39 की। 39 है आपका, पेट्रोल इंजन में संपीड़न के अंत में दाब लगभग होता है, नहीं कंप्रेशन के अंत में कितना प्रेशर होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली वो होता है 10 बार, यानी कि ठीक है 10 बार आपका
प्रेशर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्थिर आयतन चक्र को जाना जाता है। स्थिर आयतन चक्र को किसके नाम जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑटो साइकिल के नाम से। मैंने पहले बताया था कि जो आपका ऑटो साइकिल होती है, ठीक है, वो किसके नाम जानी जाती है? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर हमारी वर्क करती है। आगे इसके बारे में बताऊंगा विद फिगर के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में होता है, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है उसमें क्या होता है? कंप्रेशन रेशो एक्सपेंशन रेशो के बराबर होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल, ठीक है। जो हमारी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती है उसमें क्या होता है? हमारा कंप्रेशन रेशो एक्सपेंशन रेशो के बराबर होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है, हमेशा डिफरेंस रहता है। वो एक स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, एक आइडल ऑटो साइकिल की थर्मल दक्षता बढ़ती है, ठीक है। एक आइडल ऑटो साइकिल की थर्मल दक्षता बढ़ती है संपीड़न अनुपात एवं विशिष्ट ऊष्मा अनुपात के साथ। यानी कि एक आइडल ऑटो साइकिल की जो थर्मल दक्षता होगी वो बढ़ेगी आपकी, एक तो आपका कंप्रेशन रेशो और एक आपका स्पेसिफिक हीट का जो अनुपात होगा उसके साथ आपकी ये थर्मल दक्षता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेट्रोल इंजन में गवर्नर को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो थ्रॉट वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इनको अपनी प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में जो गवर्नर को नियंत्रित करता है वो क्या करता है? थ्रॉट वाल्व नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हवा और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सही मिश्रण क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल जो हमारा मिक्सचर का जो रेशो होता है वो होता है 15:1, यानी कि 15:1 होता है, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, अगर जो हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो 14.1 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर ये 40.1 आता है या 40.51 आता है एग्जाम में, तो आपको वही लगाना है, यानी कि इसके नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि 10 और 1 होगा, 12 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तो जो इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी आपको उसी को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडिएटेड ट्यूब्स सामान्यतः बनी होती है, तो रेडिएटेड ट्यूब्स होती है वो सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो सामान्यतः ब्रास की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आईसी इंजन में लुब्रिकेंट का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? आप सभी जानते हैं लुब्रिकेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है विस्कोसिटी, ठीक है। सिंपल सी भाषा में इसको कहते हैं फ्लोएबिलिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यानी कि आपके फ्लूइड के बहने की फ्लोएबिलिटी, ठीक है, उसके बहने का जो गुण होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। तो आपकी जो लुब्रिकेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुपर चार्जिंग इंजन द्वारा विकसित शक्ति को बढ़ाया जाता है, यानी कि सुपर चार्जिंग से क्या होता है कि सुपर चार्जिंग में आप एक्स्ट्रा जो होती है हमारी कंप्रेस एयर को इंजन के अंदर भेजा जाता है संपीड़न के साथ, यानी कि उसे कंप्रेस्ड करके भेजा जाता है, जिससे क्या होता है आपकी इंजन की शक्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बोरेटर कार्य प्रदान करता है, आप सभी जानते हैं, सिंपल सा है, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण, एयर तथा पेट्रोल के मिक्स करता है, कौन करता है? कार्बोरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक कार्बोरेटर में मिश्रण का बनना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो होता है आपका वेंचुरी सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेफल्स किस में प्रदान किए जाते हैं? वेफल्स वो किए जाते हैं केवल एयर कूल्ड इंजन में, ठीक है। आपने देखा हो फिन्स लगे होते हैं, आपने से मोटरसाइकिल आप बाइक वगैरह देखते हो तो उसमें जो इंजन होते हैं तो छोटे छोटे एक फिन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं हमारे एयर कूल्ड सिस्टम का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वेफल्स जो प्रदान किए जाते हैं वो केवल एयर कूल्ड इंजन में ही प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंजन सिलेंडर में दबाव के तहत अतिरिक्त हवा के लिए फोर्स रूप में जाना जाता है, देखिए, तो जानता है सुपर चार्जिंग को, ठीक है। अगर इंजन सिलेंडर में आप दबाव के अतिरिक्त और हवा फोर्स के रूप में कहीं सेंड कर रहे हो तो किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रोसेस को जाना जाता है सुपर चार्जिंग के नाम से, ठीक है। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या किसका एक मापदंड है? गैसोलीन की जो ऑक्टेन संख्या है वो किसका मापदंड है? वह इग्निशन टेम्परेचर का, ठीक है। साधारणतः डीजल इंजन की सीटेन संख्या कितनी होती है? वो होती है 40 से 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डीजल की इग्निशन क्वालिटी किसके द्वारा बताई जाती है? तो आपको याद रखना डीजल की जो इग्निशन क्वालिटी होती है वो बताई जाती है सीटेन नंबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति कहलाती है, सभी जानते हो क्या कहलाती है? इंडिकेटिंग पावर कहलाती है, या इंडिकेटिंग हॉर्स पावर भी इसको हम कहते हैं, इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड हॉर्स पावर इसको दोनों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। 56, आईसी इंजन की सूचित शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो मापी जाती है मोर्स टेस्ट के द्वारा। आईसी इंजन की जो हमारी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? मोर्स टेस्ट के द्वारा मापी जाती है, और ये मोस्टली मल्टी सिलेंडर में ही इसका यूज किया जाता है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में, कौन कौन से फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका, देखिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा इंडिकेटिंग हॉर्स पावर या इंडिकेटिंग पावर। यहाँ पे आई एच लिखा हुआ है और ये एक आई एच पी, तो यहाँ पे इसको हम आई पी, ये एक होना था आई पी और एक होना था आई एच पी। तो एक तो होता है हमारा इंडिकेटिंग पावर, इंडिकेटेड पावर कह सकते हैं, आप कह लीजिए इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एम इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू के अपॉन 60 वॉट। यह वोट में, अगर आप इसको किलो वोट में निकालना है तो पी एम इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू के अपॉन 60 इंटू 1000 किलो वाट। जो आपका पीएम होता है वो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। एल जो आपका होता है वो लेंथ ऑफ स्टॉक होती है। ए आपका एरो पिस्टन होता है। एन आपका नंबर ऑफ पावर स्टॉक होता है यहाँ पे। के आपका नंबर ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, ये आपका इंजन की इंडिकेटिंग पावर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जनरली यही एक छोटा सा फॉर्मूला है जो सिंपल सा भी है और इसके रिगार्डिंग आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। आगे जो फॉर्मूला है हमारा वो है फ्रिक्शन हॉर्स पावर में। जो हमारी फ्रिक्शन हॉर्स पावर होती है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इंडिकेटिंग हॉर्स पावर पता होनी चाहिए और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रेकिंग हॉर्स पावर को या ब्रेकिंग पावर को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमें फ्रिक्शन हॉर्स पावर निकालनी है, एफएचपी निकालनी है, तो इंडिकेटिंग पावर में से हम ब्रेक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी फ्रिक्शन हॉर्स पावर निकल जाएगी। अगर हमें ब्रेक हॉर्स पावर निकालनी है, यानी कि बीपी निकालनी है, ब्रेक पावर निकालनी है, तो हम इंडिकेटिंग हॉर्स पावर में से हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन हॉर्स पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी बीपी निकल जाएगी। देखिए एक हमारी ब्रेक हॉर्स पावर होती है, ब्रेक हॉर्स पावर हमारी डिपेंड करती है आपकी पोर्नी ब्रेक्स अरेंजमेंट पर। ठीक है, एक होती है रोप ब्रेक अरेंजमेंट पर, दोनों पर डिपेंड करती है। वो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रेक हॉर्स पावर पे हम इतना बड़ा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपकी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, दूसरा आपके सिंपल फॉर्मूले हैं एफएचपी कैसे निकालते हैं। एफएचपी में सिंपल सा फॉर्मूला आ सकता है, एफएचपी दे दिया, एफएचपी बराबर क्या होता है, आईपी माइनस बीपी, या ऐसे भी दे सकता है आई एच पी माइनस बीएचपी। तो दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी प्रकार से देगा बीएचपी या बीपी बराबर क्या होता है तो वो आई एच पी माइनस एफ एच पी या आई पी माइनस एफ पी। ठीक है, दोनों ही सही है। जहाँ पे देखिए एफ एच पी क्या होता है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर होता है, बी एच पी आपका ब्रेक हॉर्स पावर होता है और आई एच पी आपका इंडिकेटिंग हॉर्स पावर होता है। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका स्टॉक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर इन 12। यहाँ पे मैंने डी इंटू डी हो गए, तो ये होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर एल। अगला फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला 5, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का टोटल सिलेंडर कैसे निकालता है, तो वी सी प्लस वी एस। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दे तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद होता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो निकालने क्या फॉर्मूला है, कंप्रेशन रेशो निकालने का फॉर्मूला है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, या आप कह लीजिए स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, कंप्रेशन रेशो निकाल सकते हो, यानी कि वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। वी सी होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम और वी एस होता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। 7 फॉर्मूला हमारा पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड होती है हमारी 2 LN अपॉन 60। ठीक है, ये हमारी पिस्टन स्पीड का फॉर्मूला है।